बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप लोग खैरियत से हैं और प्रीवियस तमाम तरह लेक्चर्स को अच्छी तरीके से समझ चुके हैं। बेटा आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज द मिनिस्ट्री ऑफ अयूब खान हु बिकेम द प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान बिटवीन 1958 एंड 1969। इनका दौर रहा। इसमें हम लोग जो मेन टॉपिक्स को डिस्कस कर रहे होंगे, फर्स्ट इज बेसिक डेमोक्रेसी, सेकंड इज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान, द थर्ड वन इज अ क्वेश्चन ऑफ 14 मार्क रिलेटेड टू द decade of development. Then we will study about the change of capital and then the problems for Ayub Khan, जिसकी वजह से फिर इन्होंने रिजाइन किया। अच्छा जी, इसके लिए थोड़ा सा टाइमलाइन को चलते हैं, सेक्शन सी की टाइमलाइन को पढ़ना चलते हैं ताकि पिछले टॉपिक से भी कुछ रिलेशनशिप बन जाए। हमें पता है इससे पहले इस्कंदर मिर्जा का दौर था और इस्कंदर मिर्जा ने 1956 में पाकिस्तान का पहला कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था। लेकिन ये कॉन्स्टिट्यूशन सिर्फ 2 साल चल पाया और 1958 में इट वाज स्क्रैप्ड व्हेन फर्स्ट मार्शल लॉ वाज इम्पोज्ड। अयूब खान जब आए तो ही बिकेम द चीफ मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर। अयूब खान चीफ मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर के तौर पे आए थे। अब अयूब की ख्वाहिश थी कि प्रेसिडेंट को तो घर बिठा दिया इन्होंने, हमने पढ़ा था इस्कंदर मिर्जा को तो इन्होंने मुल्क से ही निकाल दिया था। तो ये अब चाहते थे कि गवर्नमेंट भी मुझे मिले। लेकिन गवर्नमेंट आपको कैसे मिल सकती है सर, गवर्नमेंट करना तो पॉलिटिशियंस का काम है। तो अयूब ने कहा क्यों ना हम इलेक्शंस के सिस्टम को ही थोड़ा सा चेंज कर देते हैं। और इलेक्शंस के सिस्टम को चेंज करने के लिए इन्होंने एक नया सिस्टम अनाउंस किया इलेक्शंस का, जिसका नाम था बेसिक डेमोक्रेसीज। बेसिक डेमोक्रेसीज 1959 में इन्होंने इंट्रोड्यूस किया। अब जानते हैं कि बेसिक डेमोक्रेसीज क्या था। बेसिकली इन्होंने सारी पॉलिटिकल पार्टीज को बैन कर दिया इलेक्शंस में। तो सर इलेक्शंस में फिर पार्ट कौन लेगा? इन्होंने कहा भाई आपके और मेरे जैसे लोकल्स वुड टेक पार्ट इन द इलेक्शंस। भाई इलेक्शंस में आपके और मेरे जैसे लोकल लोग पार्ट लेंगे एंड देयर विल बी अ 4 tier स्ट्रक्चर जिसमें 4 डिफरेंट लेवल्स पे इलेक्शंस होंगे। कौन से लेवल्स हैं भाई? लोकल कमेटी है, डिस्ट्रिक्ट काउंसिल है, डिविजनल काउंसिल है, प्रोविंशियल डेवलपमेंट काउंसिल है। इन 4 डिफरेंट लेवल्स पे इलेक्शंस होंगे और जो लोग इलेक्ट होंगे वो कहलाएंगे बेसिक डेमोक्रेट्स। इधर इलेक्शंस हुए, पॉलिटिकल पार्टी से बैन लगा के इलेक्शंस करवाए। 80,000 लोकल लोगों को नॉमिनेट कर दिया एज बेसिक डेमोक्रेट्स और कहा दे विल फॉर्म द इलेक्टोरल कॉलेज फॉर द इलेक्शंस ऑफ प्रेसिडेंट। यानी प्रेसिडेंट कौन बनेगा ये डिसाइड करेंगे ये 80,000 लोग जिनको अयूब खान ने गवर्नमेंट में आने का मौका दिया। जाहिर सी बात है तो लोकल लोग थे, ज्यादा जमींदार वडेरे वगैरह थे, तो इनका पॉलिटिशियन से कोई ताल्लुक थोड़ी था। अब अयूब ने इनको मौका दिया कि सर बेसिक डेमोक्रेसी के थ्रू आप भी गवर्नमेंट में पार्ट ले सकते हैं। तो अब अयूब साहब ने इनसे रिक्वेस्ट कर दी कि सर देखिए मैं भी प्रेसिडेंट के इलेक्शंस के लिए खड़ा होना चाहता हूँ। तो जाहिर सी बात है मेजोरिटी इन्हीं को मिलेगी क्योंकि इन्हीं के तो बनाए हुए सिस्टम के जरिए से लोकल लोगों को मौका मिला। अगर फॉर एग्जांपल सोचो मैं एक बड़ा एग्रीकल्चरलिस्ट हूँ या फिर मैं एक जमींदार हूँ, मैं वडेरा हूँ, लेकिन मेरे पास कोई पॉलिटिकल पार्टी या पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं है और कोई मुझे ऐसा सिस्टम बना के दे जिसके तहत मुझे भी गवर्नमेंट में पार्ट मिल जाए। अब ऐसा शख्स अगर मुझे कहेगा कि सर प्रेसिडेंट मैं बनना चाहता हूँ, तो मैं कहूँगा हाँ ठीक है भाई, आपका हक बनता है, आप वोट हासिल करो हमारा। इस तरीके से 95% ऑफ द 80,000 बेसिक डेमोक्रेट्स voted that yes, Ayub should become the president of Pakistan. इस तरीके से अयूब खान became the president of Pakistan in 1959। अब 1959 में जब ये प्रेसिडेंट बन गए तो उन्होंने कहा प्रीवियस कॉन्स्टिट्यूशन तो स्क्रैप हो चुका है, खत्म हो चुका है, तो अब हम लोग क्या करेंगे, पाकिस्तान का नया कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे। पास्ट पेपर्स में इसका सवाल आ सकता है 4 मार्क का। डिस्क्राइब द 1962 कॉन्स्टिट्यूशन। भाई 1962 में जो अयूब खान ने कॉन्स्टिट्यूशन अनाउंस किया उसको डिस्क्राइब कर दें। तो पहली बात हम डेट लिख सकते हैं कि ये 1 मार्च 1962 में अयूब खान ने अनाउंस किया। और अयूब भाई का क्या कहना था? अयूब भाई कहते हैं कि आई एम जस्ट ट्राइंग टू कंबाइन डेमोक्रेसी विद अ लिटिल बिट ऑफ डिसिप्लिन। हम डेमोक्रेसी तो लाएंगे लेकिन थोड़े से डिसिप्लिन के साथ लाएंगे। और इनके डिसिप्लिन का मतलब ये था दैट ही वाज जस्ट गोइंग टू सेट अप अ प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। एक सदारती निजाम बना रहे थे जिसमें तमाम तर पावर्स जो है प्रेसिडेंट के पास ही होने वाले थे। फॉर एग्जाम्पल इन्होंने पहली टर्म ही कह दी द प्रेसिडेंट कुड नॉट बी रिमूव अनलेस इम्पीच्ड। इम्पीच का मतलब आप प्रॉपर ट्रायल से तो हटा सकते हो, यानी आप जाओ कोर्ट में केस लड़ो, लेकिन अदरवाइज कोई और सिस्टम नहीं है नो कॉन्फिडेंस वगैरह टाइप का कि आप प्रेसिडेंट को हटा सके।
अयूब ने कहा देखिए ये जो लोकल लोग ने पार्ट लिया है ना इलेक्शंस में, ये जो गवर्नमेंट में आए, इनका पॉलिटिकल बैकग्राउंड तो है ही नहीं, पॉलिटिकल एक्सपीरियंस तो है ही नहीं, तो ये सियासी तौर पे नाबालिग है, ये गवर्नमेंट नहीं कर सकते, लिहाजा इनके पास हक नहीं होना चाहिए कि ये प्रेसिडेंट को हटा सके। हाँ, जाओ सुप्रीम कोर्ट में केस लड़ो हमारे खिलाफ, अगर हम में कुछ गलत साबित होता है, प्रेसिडेंट में कोई बुराई साबित होती है तो उसको हटा दिया जाएगा। साथ साथ अयूब भाई ने ये भी कह दिया कि प्रेसिडेंट नॉमिनेट करेगा हेड ऑफ जुडिशरी, तो जजेस का हेड ही आपकी मर्जी से बैठा होगा, तो सोचो कौन आपको हटा सकता है। इन्होंने एक और बात भी कह दी, यहाँ पे लिखी भी नहीं है, मैंने कहा आपको जबानी बता देता हूँ, दैट नो लॉ कुड बी पास विदाउट द प्रेसिडेंट्स कंसेंट। तो प्रेसिडेंट की मर्जी के खिलाफ तो कोई लॉ भी पास नहीं हो सकता, तो सोचो जरा, सारा लीगल सिस्टम भी इन्होंने अपने हाथ में ही ले लिया एक तरीके से। फिर इन्होंने कहा कि कैबिनेट जो है दैट वुड बी नॉमिनेटेड फ्रॉम द मेंबर्स ऑफ नेशनल असेंबली बाय द प्रेसिडेंट। बेसिकली प्रेसिडेंट जो है वो प्रोविंशियल गवर्नर्स को डिसाइड करेगा, जो कि कैबिनेट को डिसाइड करेगी, तो एक तरीके से हर काम प्रेसिडेंट की ही मर्जी से हो रहा। तो इन रियलिटी क्या ये कोई डेमोक्रेसी आई? नहीं सर, ये तो बस एक डेमोक्रेटिक सिस्टम का नाम था, असल में तो ये एक सदारती निजाम था जिधर सारा पावर जो था वो प्रेसिडेंट के ही हाथ में था। अयूब खान ने लेटर ऑन कुछ चेंजेस भी किए, जिसमें ईस्ट पाकिस्तानियों को खुश करने के लिए कुछ मेजर्स लिए। क्या मेजर्स लिए इन्होंने ईस्ट पाकिस्तानी यानी कि बंगालियों को खुश करने के लिए? उसका मैंने अलग से प्रैक्टिस सवाल बनाया हुआ है, ये पास्ट पेपर्स का तो नहीं है, लेकिन ये प्रैक्टिस सवाल है, ये आ सकता है, लिहाजा मैंने बना दिया। पहली बात इन्होंने कहा देखिए भाई, 1956 के कॉन्स्टिट्यूशन ने कहा था कि उर्दू ऑफिशियल लैंग्वेज होगी, साथ साथ बंगाली भी होगी। अब मैं कह रहा हूं कि उर्दू और बंगाली दोनों नेशनल लैंग्वेजेस भी होंगे, यानी कि ईस्ट पाकिस्तान में बंगाली विल बी द ऑफिशियल एंड नेशनल लैंग्वेज, एंड वेस्ट पाकिस्तान में उर्दू विल बी द ऑफिशियल एज वेल एज द नेशनल लैंग्वेज। फिर उन्होंने कहा सर देखिए, नेशनल असेंबली के सेशन दो जगह होंगे, अगर एक सेशन इस्लामाबाद में हो रहा है तो ढाका में भी होगा, ठीक है, यानी कि ईस्ट और वेस्ट की इंपॉर्टेंस को बराबर किया। इसके अलावा इन्होंने कहा देखिए भाई, प्रेसिडेंट अगर वेस्ट पाकिस्तान से है तो जो नेशनल असेंबली का स्पीकर है, जिस तरीके से हमने प्रीवियस वीडियो के अंदर मौलवी तमीजुद्दीन का जिक्र किया था ना, यानी कि नेशनल असेंबली के स्पीकर का जिक्र किया था, तो देखो इन्होंने कहा अगर प्रेसिडेंट जो है वो वेस्ट पाकिस्तान से है तो नेशनल असेंबली का जो स्पीकर है ही मस्ट बी फ्रॉम ईस्ट पाकिस्तान, यानी कि दोनों को बैलेंस वे में लेके चलेंगे। देखो, these were the some of the measures that were taken by Ayub Khan to satisfy the people of East Pakistan. अयूब खान ने कितने टाइम गवर्नमेंट की भाई? 1958 में ये आ गए थे मार्शल लॉ के तहत, चीफ मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर बन गए थे, 1959 में ये प्रेसिडेंट बन गए, और 1969 तक इन्होंने गवर्नमेंट की, यानी कि इन्होंने तकरीबन तकरीबन 10 साल मुकम्मल किए। इसमें इन्होंने क्या किया, बहुत सारे रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस किए, और वो रिफॉर्म्स ने बेशक पाकिस्तान में बेहतरी आई उसकी वजह से। और अयूब खान ने अपने 10 साल मुकम्मल होने के ऊपर एक डेकेड ऑफ डेवलपमेंट, इन्होंने कहा डेकेड ऑफ प्रोग्रेस है, जो कि मैंने मुकम्मल किया, मेरी गवर्नमेंट ने मुकम्मल किया, इसको डेकेड ऑफ डेवलपमेंट, डेकेड ऑफ प्रोग्रेस, कुछ भी कह सकते हो आप, किसी भी तरीके से सवाल आ सकता है। अब पास्ट पेपर्स में सवाल कैसे आता है कि कोई भी एक रिफॉर्म उठा के वो कह देता है, जैसे यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स दे दिए, कह रहे हैं कि क्या कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म अयूब खान के सबसे इंपॉर्टेंट डोमेस्टिक पॉलिसी थी ड्यूरिंग द डेकेड ऑफ प्रोग्रेस या डेकेड ऑफ डेवलपमेंट बिटवीन 1958 एंड 1969? डू यू अग्री और डिसएग्री? गिव रीजंस फॉर योर आंसर। बेटा, पैटर्न ये है आंसर लिखने का कि आपने जो है वो इसमें जैसे कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म सवाल के अंदर ही लिखा हुआ है ना, तो आप कोई रिफॉर्म छोड़ दो, लेकिन आप कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म को नहीं छोड़ सकते। सबसे पहले आपने उसको एड्रेस करना है जो गिवन स्टेटमेंट के अंदर पॉइंट दिया है। जैसे यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म दिया हुआ है, अगर यहाँ पे सोशल या इकोनॉमिकल या कोई और दिया होता तो आपने उसको तो एड्रेस करना ही करना होता, ठीक है। बेहतर यह है कि आप अपने आंसर को स्टार्ट ही कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म से कर दो, लेकिन इसका हरगिज मतलब ये नहीं है कि अगर आपने ये बीच में या आखिर में लिख दिया तो आपके मार्क्स कटेंगे। ये एक बस पैटर्न है, तो नहीं बात, इस पे चले तो बेहतर है, नहीं भी चले तो कोई मसला नहीं है। जो टीचर्स ने हार्ड एंड फास्ट रूल बना दिया है ना, वो कोई ऐसा एसेंशियल नहीं है कि स्टेटमेंट वाले पॉइंट से ही पहले लेके चलना है। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं। आगे क्या भाई प्रॉब्लम्स है भाई अयूब खान के टाइम पे जो हम लोगों ने लिखने हैं? आफ्टर कंप्लीटिंग द फर्स्ट पैराग्राफ मेंशन, जो भी आप पहला रिफॉर्म लिख रहे हो आप उसको, उस पैराग्राफ को एंड करते हुए मेंशन करोगे दैट देयर वर अदर इंपॉर्टेंट रिफॉर्म्स एज वेल, कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म के अलावा भी दूसरे रिफॉर्म्स थे।
then you are going to explain 2 to 3 reforms in addition of the constitutional reforms. कुछ टीचर्स ने बड़ा हार्ड एंड फास्ट रूल बनाया हुआ है कि आपने 4 रिफॉर्म्स ही लिखने हैं। लिखो 4 तो बेहतर है, लेकिन कहीं पर भी एग्जामिनर ने जो है वो ऐसे आपको लिखा हुआ बाउंड नहीं किया हुआ कि इतने रिफॉर्म्स लिखने हैं। क्यों? देखो कभी कभार टीचर्स कहते हैं कि 4 रिफॉर्म्स लाजमी लिखने ही लिखने हैं, लेकिन जब सवाल आता है तो वो क्या कर देता है, वो कह देता है भाई विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीब्यूटेड मोस्ट टू द डेकेड ऑफ डेवलपमेंट। एक कॉन्स्टिट्यूशनल लिखा हुआ है, एक सोशल लिखा हुआ है और एक इकोनॉमिक लिखा हुआ है। अब जब सवाल के अंदर ही 3 लिखे हुए, बच्चा कहता है हमारे टीचर ने तो कहा था कि लाजमी 4 लिखने हैं, तो वो तो सवाल में अब क्या है, मैं एक अपनी तरह से लिख दूं? नहीं जी सर, ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। ये हमारे अपने बनाए हुए पैटर्न है। असल में जो क्राइटेरिया है वो कुछ और है, उसकी लेवल मार्किंग होती है, उसको मैं अलग से समझाऊंगा एक वीडियो के अंदर। ठीक है जी। तो वो लेवल मार्किंग का कॉन्सेप्ट मैं आपको अलग से समझाऊंगा। अभी फिलहाल मैं अपने चैप्टर के साथ आगे चल रहा हूँ और मैं कह रहा हूँ कि 2 से 3 रिफॉर्म्स लिखना बेहतरीन काम है। ठीक है। फिर बेटा आपने क्या करना है, आपने सक्सेसेस भी बताने हैं, आपने फेलियर्स भी बताने हैं हर पॉइंट के, except for the point that you are going to choose in your conclusion. If you think that constitutional reforms were the most important, meaning you are going to agree with the given statement, then it is better to write only positive side of the constitutional reforms. आप इसकी नेगेटिव साइड पे हाईलाइट ना करें। बट इफ यू थिंक कोई और रिफॉर्म ज्यादा इंपॉर्टेंट था तो आप उसकी, आप फिर कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म के नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों लिख सकते हो। मैं अभी पढ़ा रहा हूं तो मैं अभी पैटर्न को या आपके आंसर को लिमिट नहीं कर रहा। बेसिकली मैं क्या कर रहा हूं, जनरलाइज पढ़ा रहा हूं और उसके बाद फिर आप डिसाइड करोगे कि आपने अपने आंसर को कैसे फॉर्मुलेट करना है। देखो भाई कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स को सबसे पहले आप करोगे आइडेंटिफाई। आइडेंटिफाई मतलब डायरेक्टली स्टार्ट नहीं करोगे, आप एक सेंटेंस लिखोगे स्टार्ट में, आप कहोगे कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स वर वन ऑफ द मेन डोमेस्टिक पॉलिसीज ऑफ अयूब खान। अब यहाँ पे मैंने क्या फोकस किया, वन ऑफ द मेन डोमेस्टिक पॉलिसीज। अब बच्चों को कहते देते हो, बच्चे कह देते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स वर द मेन पॉलिसी या वर द मोस्ट इंपॉर्टेंट। अरे ये तो कंक्लूजन हो जाएगा ना, ये एंड के लिए छोड़ना है आपने। आपने यहाँ पे लिखना है कि भाई बहुत सारी पॉलिसीज इंपॉर्टेंट थी, उनमें से एक एक थी कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स। अगर मैं मार्क्स स्कीम बनाता तो मैं मार्क्स स्कीम के अंदर कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स के अंदर 1962 की कॉन्स्टिट्यूशन के टर्म्स को लिखना। लेकिन लेकिन अगर आप मार्क्स स्कीम को ऑब्जर्व करोगे तो कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स के अंदर एग्जामिनर साहब जिक्र कर रहे होते हैं बेसिक डेमोक्रेसीज का। तो बेसिकली इसके जरिए ही कॉन्स्टिट्यूशन तक का रास्ता बनाना, तो हम बेसिक डेमोक्रेसीज को पहले स्टार्ट करेंगे। मैं तो ये करता हूँ कि मार्क्स स्कीम को भी फॉलो करता हूँ और मैं थोड़ी सी अपनी भी मिलावट कर देता हूँ, तो मैं 1962 का कॉन्स्टिट्यूशन भी लिख देता हूँ और बेसिक डेमोक्रेसीज भी लिख देता हूँ। बहरहाल चलते हैं कि किस तरीके से लिखना है। हमें ऑलरेडी मालूम है कि बेसिक डेमोक्रेसीज एक 4 टियर स्ट्रक्चर था जिसने 4 डिफरेंट लेवल्स पे इलेक्शंस करवाए। 4 टियर स्ट्रक्चर था, यूब ने 1959 में इंट्रोड्यूस किया था। इसमें लोकल्स वुड टेक पार्ट इन द इलेक्शंस। देखो बेटा आपको पूरा ये बताने की जरूरत नहीं है, जिस तरीके से हमने पिछले आंसर में डिटेल में किया था ना, बेसिक डेमोक्रेसीज की एक एक टर्म बताई थी। यहाँ पर हमें पूरा बताने की जरूरत नहीं है। आप बताओ अच्छी बात है, लेकिन अगर एक बच्चा बहुत डिटेल के अंदर बताता है बेसिक डेमोक्रेसीज क्या था, लेकिन वो ये नहीं बताता कि ये इंपॉर्टेंट था या नहीं था, तो उसको कभी भी डेवलपमेंट के मार्क्स नहीं मिलेंगे। डेवलपमेंट का मतलब होता है अपने सवाल को, अपने आंसर को अपने सवाल के अकॉर्डिंग लिखना। तो आपने बताना है कि क्या कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म सबसे इंपॉर्टेंट थे या नहीं थे। फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा ये इंपॉर्टेंट थे, इसकी सक्सेस ये थी कि इससे मार्शल लॉ हटा। मार्शल लॉ अच्छी बात तो नहीं है ना, मुल्क पे आर्मी का रूल होना। तो बेसिक डेमोक्रेसीज ने मार्शल लॉ को लिफ्ट करने के लिए आसानी की और इसने रास्ता बनाया नए कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1962 का। अच्छी बात है, लेकिन सर इसके साथ कुछ मसले मसाइल भी थे। असल में क्या हुआ, ज्यादातर लैंडलॉर्ड्स ने इलेक्शन जीते। जो मेजर लैंडलॉर्ड्स थे, अमीर, उन्होंने इलेक्शन जीते और उन्होंने करप्शन करके इलेक्शन जीते। या तो उन्होंने लोगों को फोर्स किया कि वोट दो, या फिर उन्होंने लोगों को रिश्वत दी कि वोट दो। तो पाकिस्तान जैसी हसीन और जमील गवर्नमेंट के अंदर करप्शन में थोड़ा सा और ज्यादा इजाफा हो गया। पहले ही सब लोग अपने मफाद के तहत चला रहे हैं मुल्क को। तो आपने क्या करना है, ये बात तो लाजमी लिखनी ही लिखनी है। ठीक है। अब अगर आपकी दिल की तसल्ली नहीं होती कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स में, तो आप क्या कर सकते हैं, 1962 की टर्म्स को भी या जो भी और कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस आए आप उसका भी जिक्र कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल देखो एक और पॉजिटिव पॉइंट ये हो सकता है
कि अयूब खान ने स्टेप्स लिए ईस्ट पाकिस्तानियों को खुश करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल इन्होंने उर्दू और बंगाली को नेशनल लैंग्वेजेस बना दिया। देखो ये भी तो एक लॉन्ग रन इशू था ना जिसको अयूब खान ने एड्रेस किया, कि जब से पाकिस्तान बना है ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन आया तब से लैंग्वेज इशू चल रहा था। तो अयूब भाई ने क्या किया, उर्दू और बंगाली को दोनों को ही नेशनल लैंग्वेजेस बनाया। अयूब ने और भी स्टेप्स लिए जैसे अभी मैंने थोड़ी देर पहले पढ़ाया कि ईस्ट पाकिस्तानी खुश हो जाए। तो ये सब पॉजिटिव चेंजेस नहीं थे क्या? सब पॉजिटिव चेंजेस थे। आप इन पॉजिटिव बातों को भी कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म के सक्सेस के तौर पे आप बता सकते हो, ठीक है। लेकिन कुछ नेगेटिव साइड भी थी, जैसे कि अयूब खान ने कहा तो कि मैं डेमोक्रेसी ला रहा हूं, लेकिन क्या ये एक्चुअली डेमोक्रेसी लाया? मेरा नहीं ख्याल। इसने सारी प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट सेटअप करने की तैयारी कर ली। इसने कहा प्रेसिडेंट को कोई हटा नहीं सकता, प्रेसिडेंट की मर्जी के बगैर कोई लॉ पास नहीं हो सकता, प्रेसिडेंट हेड ऑफ जुडिशरी चुनेगा, यानी कि जस्टिस वाज नॉट एक्चुअली इंडिपेंडेंट ऑफ गवर्नमेंट। तो ये एक नेगेटिव साइड थी इसकी कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स की। तो ये सारी बातें आप लिख सकते हो यहाँ पे डिपेंडिंग ऑन कि आप इसको कंक्लूजन में चूज करना चाहते हो या नहीं करना चाहते। बहरहाल देखो क्योंकि सवाल का पार्ट है कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स, तो इसको लिखना लाजमी। जरूरी नहीं कि आप इसे अग्री करो, आप इसे डिसएग्री भी कर सकते हो। जरूरी नहीं है कि कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स की आप सिर्फ तारीफें करो, आप इसकी नेगेटिव साइड भी बता सकते हो। लेकिन लेकिन तो शर्त यह है कि आपने कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स को लिखना लाजमी। आई होप दैट्स क्लियर, यहां तक बात सारी क्लियर चल। भाई देखो, हमने हर पॉलिसी को, हर रिफॉर्म को एक सेपरेट पैराग्राफ में एक्सप्लेन करना है, और हमें दो पॉलिसीज कभी भी मिलानी नहीं है। फॉर एग्जाम्पल अब मैंने सोशल लिखना स्टार्ट कर दी और मुझे बीच में याद आता है कि कॉन्स्टिट्यूशनल के एक पॉइंट में भूल चुका हूं, तो अब मैं उसको सोशल में नहीं मिलाऊंगा। या तो मैं किसी तरीके से वहीं ऊपर एडजस्ट करूंगा या फिर मैं उसको छोड़ दूंगा। मैं सोशल और कॉन्स्टिट्यूशनल की टर्म्स को मिला नहीं सकता, पहली बात तो की क्लियर करूंगा। ठीक है, दो रिफॉर्म साथ में मर्ज नहीं होने चाहिए, हर रिफॉर्म सेपरेट पैराग्राफ में हो तो ये बेहतरीन तरीका है। ठीक है जी। फिर हमने क्या करना है, सोशल रिफॉर्म्स को सबसे पहले आइडेंटिफाई करना है। डायरेक्ट नहीं स्टार्ट कर देना कि जनरल आजम खान ने ये किया तो बजट ये हुआ तो ये। पहले आपने बताना है कि यहां से सोशल रिफॉर्म्स स्टार्ट हो रहे हैं। सोशल रिफॉर्म्स वर आल्सो इंट्रोड्यूस्ड बाय अयूब खान एज अनदर इंपॉर्टेंट डोमेस्टिक पॉलिसी। भाई देखो, जब से पाकिस्तान आजाद हुआ है, पाकिस्तान में एक मसला था होमलेस रेफ्यूजीज का। हमने प्रॉब्लम्स ऑफ द न्यूली बॉर्न स्टेट में भी जाना कि पाकिस्तान के अंदर सिर्फ कराची के अंदर 2 मिलियन रेफ्यूजीज थे जो कि होमलेस थे। टोटल कराची के अंदर नहीं, पाकिस्तान के अंदर 20 मिलियन रेफ्यूजीज थे जिनको घर प्रोवाइड करना था, जिसके लिए जिना बहुत स्ट्रगल करते रहे टाइम में। वो होमलेस रेफ्यूजी का प्रॉब्लम अयूब खान की गवर्नमेंट तक भी सॉल्व नहीं हो पाया था। तो अयूब खान साहब ने क्या किया, एक नया मिनिस्टर अपॉइंट किया एज द रिहेबिलिटेशन मिनिस्टर, जिनका नाम था जनरल आजम खान। और आजम भाई से कहा, देखिए आजम भाई, आपका काम है इन होमलेस लोगों को घर फराहम करना। आजम भाई ने कहा टेंशन ही नहीं ले, मैं ऐसी स्कीम निकालूंगा कि सबको घर खुद ब खुद ही मिल जाए। इसने शर्त ये रख दी कि फैक्ट्री जो ओनर है वो अपने वर्कर्स को अकोमोडेशन देगा। फैक्ट्री वर्कर जो है वो अपने ओनर की ही दी हुई अकोमोडेशन में रहेंगे, और फैक्ट्री ओनर को इनको रीजनेबल रेट में भी देना पड़ेगा। क्यों? अगर रीजनल रेट में नहीं देगा अकोमोडेशन तो क्या होगा, ये लोग सैलरी ज्यादा मांगेंगे, और सैलरी ज्यादा मांगेंगे तो इन्हीं की कॉस्ट बढ़ेगी फैक्ट्री ओनर की। तो भाई इस तरीके से अकोमोडेशन वॉज प्रोवाइडेड टू एटलीस्ट 75,000 पीपल इन मेजर सिटीज एट रीजनेबल रेंट। रीजनेबल रेंट भी मिल गया। लेकिन नेगेटिव साइड है दैट द क्वालिटी ऑफ अकोमोडेशन वाज जनरली वेरी पुअर। भाई जो क्वालिटी है उसपे तो कोई डिसाइडेड टर्म नहीं है ना भाई कि कितनी रेंट। रेंट तो आप देख सकते हो लेकिन क्वालिटी आप मेजर थोड़ी कर सकते हो। लिहाजा क्वालिटी वाज जनरली वेरी पुअर ऑफ द अकोमोडेशन प्रोवाइडेड बाय द फैक्ट्री ओनर टू द वर्कर्स। दूसरी बात, उस टाइम में ना दूध वगैरह जैसी बेसिक अशिया की कीमतें बहुत बढ़ी हुई थी। तो अयूब खान ने क्या किया, बजट सिस्टम इंट्रोड्यूस किया। इसने कहा कि भाई जो भी बजट से महंगा बेचेगा उसके गुड्स कन्फिस्केट कर ली जाएंगे, गवर्नमेंट की तरफ से जब्त कर लिए जाएंगे। इस तरीके से प्राइसेस ऑफ मिल्क पर कंट्रोल एंड पीपल वर बेटर एबल टू मैनेज देयर वीकली बजट्स। इसके अलावा इसने खवातीन के प्रोटेक्शन के लिए भी बहुत काम किया। फॉर एग्जाम्पल, मैरिजेस वर रजिस्टर्ड। जो आज निकाहनामा है ना वो हुकूमत की तरफ से रजिस्टर्ड होता है, गवर्नमेंट में रजिस्टर्ड होता है। तो ये टाइम अयूब खान का टाइम था जब मैरिजेस को रजिस्टर किया, ताकि पता तो हो ना, हुकूमत के पास हिसाब तो हो। कल को कोई निकाहनामा फाड़ के फेंक देता है तो क्या
हुकूमत की बेचारी औरत के पास तो कोई सबूत ही नहीं होगा कि वो किसी के साथ रह रही थी इतने 4 साल 6 साल से, तो क्यों रह रही थी। तो अयूब खान ने कहा नहीं नहीं, मैरिजेस को तो रजिस्टर करना पड़ेगा और मिनिमम एज सेट की मैरिज की कि भाई 16 साल से कम की बच्ची की शादी नहीं हो सकती। आपने देखा अंदरूनी सिंध में आज भी बहुत छोटी छोटी लड़कियों की बूढ़े बूढ़े मर्दों से शादी करवा दी जाती है। एटलीस्ट वो इलीगल तो है। वो इलीगल क्यों है? क्योंकि लॉ बना उसके अगेंस्ट, और वो लॉ जो है वो अयूब खान के सोशल रिफॉर्म्स का पार्ट था। इसके अलावा अयूब खान ने क्या किया, फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम्स भी स्टार्ट किए। भाई इसने कहा खानदानी मंसूबाबंदी करना स्टार्ट करते हैं, जिसके लिए इसने लोन्स लिए यूएसए से, ताकि पाकिस्तान रेडियो पे, टेलीविजन पे, न्यूज़पेपर्स पे अवेयरनेस क्रिएट कर सके अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम। बेटा फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम के तरीके तहत जो कोई लोन तो पाकिस्तान का बहुत बढ़ गया, लेकिन पॉपुलेशन ग्रोथ रेट में कोई खास फर्क नहीं आया। तो ये इतनी ज्यादा सक्सेसफुल फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम की स्कीम इसकी साबित नहीं हो पाई जितना इसने अज्यूम कर लिया था। दीज वर द सोशल रिफॉर्म्स ऑफ अयूब खान। अब आगे चलते हैं और अयूब खान के इंडस्ट्रियल रिफॉर्म्स को कवर करते हैं। अयूब खान ने कहा कि भाई इंडस्ट्रीज को डेवलप करना है, तो इंडस्ट्रियल रिफॉर्म्स वर अनदर एस्पेक्ट ऑफ हिज डोमेस्टिक पॉलिसीज इंट्रोड्यूस्ड बाय अयूब खान। इस भाई ने लोन पकड़े यूएसए, यूके, जर्मनी से, ताकि हम लोग पाकिस्तान में डेवलपमेंट कर सकें। और फिर 1962 में कराची में ऑयल रिफाइनरी बना दी। इससे पहले पाकिस्तान जो है बहुत ज्यादा रिफाइंड ऑयल खरीद रहा था। आपको पता है कि रिफाइंड ऑयल प्रोसेस्ड है, मैन्युफैक्चर्ड गुड है, तो वो महंगा पड़ता है। अयूब ने कहा कि क्यों ना हम लोग रॉ फॉर्म में क्रूड ऑयल मंगवाएं जो कि हमें सस्ता पड़ेगा, और अपनी ऑयल रिफाइनरी स्टैब्लिश करें और अपना ऑयल खुद रिफाइन करें, ताकि जो पैसा बाहर मुल्क चले जाता है वो अपने मुल्क के लोगों की इनकम बन जाए। तो ये एक बड़ी डेवलपमेंट थी अयूब खान के टाइम पे। इसके अलावा 1964 में इसने पाकिस्तान को एक इकोनॉमिक यूनियन का पार्ट बनाया, जिसका नाम था आरसीडी, रीजनल कोऑपरेशन डेवलपमेंट, जिसमें बांग्लादेश और सॉरी बांग्लादेश बोल रहा हूँ, ईरान और तुर्की भी शामिल था। और इसके तहत पाकिस्तान को कई असिस्टेंस मिली, टेक्निकल असिस्टेंस मिली, फाइनेंशियल असिस्टेंस मिली। पाकिस्तान का आरसीडी हाईवे भी आपने देखा है कि बना हुआ है, ईरान और तुर्की से कनेक्ट कर रहा है। तो पाकिस्तान के इंटरनेशनल ट्रेड में काफी इजाफा हुआ, और इंटरनेशनल रिलेशनशिप्स ईरान और तुर्की के साथ पाकिस्तान के काफी इंप्रूव होते हैं। उसके अलावा अयूब खान ने कहा यार एक्सपोर्ट्स भी बढ़ने चाहिए पाकिस्तान की। तो इन्होंने एक एक्सपोर्ट बोनस स्कीम निकाली, जिसमें इन्होंने कहा कि जो भी एक्सपोर्ट क्वालिटी प्रोडक्शन करेगा उसको रिवॉर्ड्स मिलेंगे, उसको इंसेंटिव्स मिलेगा। जैसे उससे टैक्स हम कम ले लेंगे, उसको हम लोग इंफ्रास्ट्रक्चर खुद बना के देंगे, उसको अगर रॉ मटेरियल या मशीनरी से इंपोर्ट करनी है तो उस पर इंपोर्ट ड्यूटीज माफ कर देंगे। इस तरीके से अयूब ने पाकिस्तान की इकोनॉमिक ग्रोथ रेट बढ़ाया। पाकिस्तान का इकोनॉमिक ग्रोथ रेट था वो उस टाइम पे 7% था। जीडीपी जो है पाकिस्तान का इकोनॉमिक ग्रोथ रेट जो था वो 7% था, और ये पूरे एशिया में सबसे ज्यादा था। और इंडिया के मुकाबले में पाकिस्तान की इकोनॉमी 3 गुना ज्यादा ग्रो कर रही थी। तो अयूब ने कहा देखा कैसी रेवोल्यूशन ले आया हूं मैं मुल्क में। लेकिन दरअसल सिर्फ 22 फैमिलीज थी जो कि इससे फायदा हासिल करी थी, यानी कि जो लाइन ऑफ पॉवर्टी पे गुर्बत की जिंदगी गुजार रहा है उसकी जिंदगी में कोई फर्क नहीं आ रहा। क्यों भाई? सिर्फ 22 फैमिलीज थी अमीर तरीन, जो कि 66% ऑफ पाकिस्तान इंडस्ट्रीज को ओन कर रही थी। और यही 22 फैमिलीज 80% बैंकिंग और इंश्योरेंस कंपनी को भी ओन करी थी। तो याद रखिएगा, जब अमीर अमीर से अमीर तर होता जाएगा तो गरीब भी गरीब से गरीब तर होता जाएगा। यानी कि रिलेटिव पॉवर्टी, एक दूसरे के मुकाबले में गरीब होना जो होता है, रिलेटिव पॉवर्टी में सिर्फ इजाफा ही हो रहा था अयूब खान के टाइम में। ठीक है जी, ये बड़ा प्रॉब्लम था अयूब की इंडस्ट्रियल पॉलिसी का। अब पढ़ने जा रहे हैं अयूब के एग्रीकल्चरल रिफॉर्म्स। एग्रीकल्चर जब इसने रिफॉर्म्स लाया तो इसने कहा कि देखिए भाई कैसा मैं ग्रीन रेवोल्यूशन ले आया हूं। तो सर ग्रीन रेवोल्यूशन लाने के लिए इसने ऐसा क्या किया था कि एग्रीकल्चर आउटपुट बहुत बड़ा। भाई इसके टाइम पे 3 मेजर डैम्स बने थे। आपको पता है पाकिस्तान के 3 मेजर डैम्स। दरअसल इसका जिक्र तो नहीं करना आपने, लेकिन मैं इसका बैकग्राउंड आपको बता देता हूँ कि 1960 के अंदर पाकिस्तान और इंडिया की इंडस वाटर ट्रीटी साइन हुई थी। तो वर्ल्ड बैंक ने हमें पैसा दिया था जिससे हमने तरबेला मंगला डैम भी बनाया। सर एक बात बताएं, अगर आप ये पढ़ा रहे हैं और ये अच्छी डिटेल है और ये रेलेवेंट डिटेल है डैम्स की, तो ये लिख क्यों नहीं सकते? क्योंकि सवाल है डोमेस्टिक पॉलिसीज का, और इंडिया के साथ इंडस वाटर ट्रीटी साइन होना हमारी इंटरनेशनल पॉलिसी है। तो बेसिकली मैं आपको समझा तो रहा हूँ कि डैम्स कैसे बने, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि लिखना नहीं है, क्योंकि सवाल के अकॉर्डिंग हमें आंसर लिखना है। ठीक है, सवाल के अकॉर्डिंग अकॉर्डिंग हमें आंसर लिखना है। अच्छा जी, पहली बात 3 मेजर डैम्स बने।
तो आपको पता है कि वाटर स्टोरेज फैसिलिटी बढ़ गई, तो पाकिस्तान के पास इरिगेशन नेटवर्क बड़ा स्ट्रांग हो गया। फिर अयूब ने कहा फार्मर्स को चीप लोन्स दो। चीप लोन्स का मतलब क्या? या तो कम इंटरेस्ट पे या इंटरेस्ट फ्री लोन्स दो, ताकि पाकिस्तान में फार्मर्स अपने वेल्स बनाए, फार्मर्स अपने कैनाल्स बनाए, ताकि इरिगेशन नेटवर्क इंप्रूव हो। इसके अलावा अयूब खान ने एक मेजर रिफॉर्म जो लाया वो था लैंड रिफॉर्म। लैंड रिफॉर्म्स क्या था भाई? देखो, पाकिस्तान में एक बड़ा मसला ये था कि जो मेजर लैंड लॉर्ड से, लैंड ओनर्स थे, वो फॉर एग्जाम्पल इतनी बड़ी है जो मैंने ग्रीन से मार्क किया है, इतना बड़ा फार्म लैंड पूरे रूरल एरिया में, एक लैंडलॉर्ड जो है वो इतनी बड़ी जमीन ओन करके बैठा रहेगा, और बाकियों के पास ये छोटी 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 जमीन है। अब मेरे पास इतनी छोटी जमीन है कि मैं उस पर कुछ कर भी नहीं पा रहा हूँ, और एक मेजर लैंडलॉर्ड है उसके पास इतनी बड़ी जमीन है कि अगर वो आधी भी कल्टीवेट कर देता है तो उसकी ख्वाहिशात और जरूरियात पूरी हो जाती है, और बाकी जो जमीन है वो अनइरिगेटेड छोड़ देता है। तो अयूब खान ने कहा यार इस तरीके से तो कभी भी प्रोडक्टिविटी नहीं आ सकती। जब एक मेजर लैंडलॉर्ड आधा आधा फार्म लैंड खाली छोड़ देगा तो वो भी प्रोडक्टिवली काम नहीं कर रहा, और दूसरे लैंडलॉर्ड जिनके पास ये छोटी छोटी सी जमीनें हैं, ये इतनी छोटी जमीन पे काम कर रहे हैं कि इधर भी प्रोडक्टिविटी नहीं आ सकती, ना मशीन यूज कर सकते हैं, ना इनको कोई लोन देगा, क्योंकि लोन भी जमीन के अगेंस्ट दिया जाता है ना, बैंक भी तो देखेगा आपके पास देने के लिए क्या है अगर आप लोन वापसी देने में नाकाम हो जाते हैं। तो अयूब खान ने कहा भाई देयर शुड बी लैंड रिफॉर्म्स, देयर शुड बी मैक्सिमम एंड मिनिमम लिमिट ऑफ लैंड होल्डिंग्स। तो भाई अयूब ने कहा कि भाई मैक्सिमम और मिनिमम लिमिट सेट करो लैंड होल्डिंग की, ताकि हर किसी के पास अगर इक्वल ना भी हो तो एटलीस्ट सिमिलर यूनिट्स ऑफ लैंड हो, ताकि हर कोई प्रोडक्टिवली वहां पे काम कर पाए। तो इसने मैक्सिमम और मिनिमम लिमिट सेट कर दी लैंड होल्डिंग की। इसने कहा कि भाई नो लैंड कुड बी स्मॉलर देन 12.5 एकर्स। किसी की जमीन 12.5 एकड़ से छोटी अगर है तो या तो वो एक्स्ट्रा जमीन खरीदे अगर उसके पास पैसा है, और अगर इससे पैसा नहीं है तो वो अपनी जमीन किसी और को बेच दे। एंड नो लैंड कुड बी लार्जर देन 500 एकर्स इरिगेटेड नहरी जमीनें, एंड 1000 एकर्स अनइरिगेटेड गैर नहरी जमीनें। तो नहीं बात, इस तरीके से इसने मैक्सिमम और मिनिमम लिमिट सेट कर दी कि अगर किसी के पास बहुत बड़ी जमीन है तो वो अपनी एक्स्ट्रा जमीन किसी और को बेचे। तो क्या हुआ? एग्रीकल्चरल आउटपुट ऑल टाइम हाईएस्ट पे भी पहुंच गया। अयूब ने कहा देखो भाई कैसा ग्रीन रेवोल्यूशन लिया है, लेकिन दरअसल जितनी अच्छी ये लैंड रिफॉर्म्स या एग्रीकल्चरल रिफॉर्म्स लग रहे थे उतने अच्छे ये एक्चुअली थे नहीं। द इंक्रीज इन आउटपुट वॉज मेनली बिकॉज ऑफ द यूज ऑफ मशीन। अब मुझे बताओ, मशीनें बड़े फार्मर्स के पास होंगी या छोटे फार्मर्स के पास? तो इट वॉज जनरली अफोर्डेड बाय लार्ज लैंड ओनर्स। यहाँ पे भी अमीर अमीर से अमीरतर होता जा रहे हैं और गरीब की जिंदगी में कोई फर्क नहीं आ रहा। सर लेकिन वो जो लैंड रीडिस्ट्रीब्यूट हुई, असल में वो रीडिस्ट्रीब्यूट हुई भी नहीं। लैंडलॉर्ड्स इतने पावरफुल थे दैट नो वन कुड फोर्स देम टू सेल देयर एक्सेस लैंड टू समवन एल्स। और मैंने आपको कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स में ये भी बताया था कि ज्यादातर मेजर लैंडलॉर्ड्स ही थे जो कि गवर्नमेंट के अंडर आ गए थे, तो उनको पहले से ही ये सारी चीजें पता चल गई कि ये लैंड रिफॉर्म्स आने वाले हैं। तो उन्होंने क्या किया, बराए नाम अपनी लैंड को अपनी एक्सटेंसिव फैमिली के अंदर जो है वो डिवाइड कर दिया। जैसे कि ये मेरी पुप्पू की जमीन है, ये मेरे ताई की, ये मेरी परदादी की जमीन है। इस तरीके से उन्होंने क्या किया, अपनी एक्सटेंडेड फैमिली के अंदर जमीन को डिवाइड तो कर दिया, लेकिन ऑन पेपर ही डिवीजन हुआ, असल में कोई डिवीजन हो नहीं पाया। तो दीज वर द रिफॉर्म्स ऑफ अयूब खान। ठीक है जी। अब इसका कंक्लूजन किस तरीके से करना है? देखो, कंक्लूजन हमेशा लॉन्ग रन एस्पेक्ट पे होता है। इसके बारे में मैं एक अलग से भी वीडियो बना के समझाऊंगा व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ शॉर्ट रन एस्पेक्ट एंड अ लॉन्ग रन एस्पेक्ट, या इमीडिएट इफेक्ट या लॉन्ग रन इफेक्ट क्या होता है। तो इसके लिए एक अलग से भी वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि मैंने देखा टीचर्स जो हैं वो कंक्लूजन लिखना बच्चों को सिखा नहीं पा रहे हैं, जिसकी वजह से बच्चों के मार्क्स डिडक्ट हो रहे हैं। देखो, कंक्लूजन में हम उसी को सपोर्ट कर सकते हैं जिसके बारे में हमने एटलीस्ट तीन सेपरेट डेवलप पॉइंट्स लिखे हैं। जैसे कि सोशल रिफॉर्म्स में हमने एक रिहेबिलिटेशन मिनिस्टर वाली बात की, दूसरा बजट सिस्टम वाली बात की, तीसरा रजिस्ट्रेशन ऑफ मैरिज वाली बात की। तीन पॉजिटिव पॉइंट्स हमने कम से कम लिखे। तो मेरे ख्याल से मैं सोशल रिफॉर्म्स को कंक्लूजन में सपोर्ट कर सकता हूँ। ठीक है। और कंक्लूजन में जो दूसरी बात मैं देखता हूँ वो ये कि मेरे पास एक रीजन हो उस पर लिखने के लिए जो कंक्लूजन में मैं सपोर्ट कर पाऊँ। मैं कहूंगा आई डिसएग्री विद द गिवन स्टेटमेंट। कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स भी इंपॉर्टेंट थे, लेकिन मेरे ख्याल में देयर वर अदर मोर इंपॉर्टेंट रिफॉर्म्स सच एज सोशल रिफॉर्म्स। अब सोशल रिफॉर्म सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों थे? आई शुड गिव अ रीजन इन द लॉन्ग रन एस्पेक्ट, ब्रॉड एस्पेक्ट पे। फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा
जब से पाकिस्तान बना था, पाकिस्तान होमलेस रेफ्यूजी की प्रॉब्लम से डील कर रहा था। यानी बहुत टाइम से एक चल रही थी चीज, एक प्रॉब्लम चल रही थी, लॉन्ग रन से चल रही थी, और जनरल आजम खान ने इस प्रॉब्लम को एड्रेस किया। लिहाजा मैं समझता हूं कि सोशल रिफॉर्म्स अयूब खान के सबसे इंपॉर्टेंट रिफॉर्म्स थे। याद रखिएगा, अगर मैं सोशल रिफॉर्म्स को कंक्लूजन में सपोर्ट करने वाला हूं, तो बेहतर है कि मैं इसकी फेलियर्स ना लिखूं। आपको लिमिट नहीं कर रहा हूं, मैंने तभी पढ़ाए सारे ही है। आप चाहो तो कॉन्स्टिट्यूशनल को सपोर्ट करो, आप चाहो तो एग्रीकल्चर या इंडस्ट्रियल रिफॉर्म्स को सपोर्ट करो, दैट्स टोटली अप टू यू। लेकिन मेरा काम था आप लोगों को बताना कि कंक्लूजन कैसे होगा। तो मैंने क्या किया, मैंने कंक्लूजन के एक एग्जांपल देके बता दी ताकि आप लोग उसके अकॉर्डिंग लिख सको। आई होप दैट्स क्लियर।